ये है ऑडियो अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, द बजट इन द पार्लियामेंट, पैसेज ऑफ बजट एंड दैट्स अबाउट इट। हम इसमें जॉइंट सिटिंग और बजट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाता है प्रेसिडेंट। किस केस में बुला सकता है? तब जब डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है। कब माना जाता है कि डेडलॉक हो गया? तब जब पहले हाउस ने पास कर दी है और दूसरे हाउस ने कोई बिल रिजेक्ट कर दी है। जब पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास भेजा, उसने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जो कि पहले हाउस ने रिजेक्ट कर दी तब, या फिर एक हाउस ने पास कर दिया है और दूसरे हाउस के पास ये पेंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अभी आइदर हाउसेज हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, सो देयर इज नो लोड इन दैट। फिर आ जाते हैं हम जॉइंट सिटिंग पर। इन केसेस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है, और केवल ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल्स में ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मैंने फाइनेंशियल बिल कहा, इसका मतलब ये है फाइनेंशियल बिल 1 और 2, क्योंकि मनी बिल में तो कोई डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होने का चांस होता ही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउड ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इन केसेस में जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है और जो भी मीटिंग आएगी उसको चेयर करेगा या तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन इसलिए हेड नहीं करेगा बिकॉज ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, और जॉइंट सिटिंग को हेड करने के लिए कोई भी हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। दूसरा, जो भी प्रोसीडिंग्स के रूल्स होंगे वो लोकसभा के ही लगेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जॉइंट सिटिंग में, ठीक है। बिल में हमें सिर्फ पास या नॉट पास पर डिसीजन लेना होता है, लेकिन अमेंडमेंट 2 केसेस में लाया जा सकता है, जब दे आर ओनली द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट या फिर टाइम जो है बीत गया और उसके कारण वो अमेंडमेंट्स अब ज़रूरी हो गए हैं, ओके। और आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी शब्द को बजट का इस्तेमाल नहीं करता है, वो हमेशा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का ही इस्तेमाल करता है। बेसिकली बजट हो वो एक एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली हम भी बजट बनाते हैं तो वो एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को अरेंज करते हैं। मतलब ये हमारा एक एस्टिमेट होता है बजट। तो ओवरऑल अब हम जब आर्टिकल 112 की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक तो बजट में हवाई बातें होती हैं और एक असल बात होती है। हवाई बातें कौन सी हैं? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। दूसरा है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स द बजट। तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट। और एक और हवाई बात है वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, ये भी बताना होगा। और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो अपकमिंग ईयर्स के लिए है या ईयर के लिए है वो बतानी होगी। तो ये हो गई हवाई बातें। क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। दूसरा है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तीसरा है अपकमिंग ईयर के लिए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी। और चौथा है द वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम असल बात पे, जो कि है एक्चुअल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कितने हुए, वो भी हमें बताना होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कोई भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ है तो उसका कारण क्या है, ये भी बताना होगा। अब 2017 तक रेलवे बजट अलग होता था, 18 ऑनवर्ड इसे मर्ज कर दिया गया। अलग क्यों होता था? 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने कहा था कि रेलवे का बजट अलग होना चाहिए। क्यों? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की जाए रेलवे में, ठीक है, और बिजनेस अप्रोच फॉलो की जाए अनलाइक द अदर गवर्नमेंट बजट। वो चाहते थे कि जनरल रेवेन्यूज़ जो हैं वो स्टेबल रहें रेलवे के लिए, और जो भी प्रॉफिट्स उन्हें होते हैं वो अपने यानी रेलवे के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। 2018 ऑनवर्ड्स यानी 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया दोबारा से।
अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि रिलेट करते हैं टू बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहते हैं कि एक तो प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज द एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स लाए ही नहीं जा सकते हैं एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। और ग्रांट्स पर एक और बात करें तो राज्यसभा का ग्रांट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। फिर आ जाता है कि कोई भी मनी विड्रॉ नहीं हो सकता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय, यानी एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा जिससे कि हम मनी निकाल सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये मनी बिल का भी पार्ट है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, वो सभी ये बजट से रिलेटेड ही होती हैं, ओके, कोई अलग चीज़ नहीं है। फिर आ जाएगा कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और क्या है कि पार्लियामेंट जो है इट कैन रिड्यूस और एबॉलिश टैक्स, लेकिन वो इंक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज करने के लिए अगेन इंक्रीज या इम्पोज करने के लिए मनी बिल लाया जा सकता। तो पार्लियामेंट जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, टैक्स इम्पोज के लिए केवल मनी बिल लाया जा सकता है और मनी बिल का अपना सेपरेट प्रोसीजर है, ठीक है। अब मनी बिल हो चाहे वो फाइनेंशियल बिल 1 हो, ठीक है, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। फाइनेंशियल बिल 2 करा जा सकता है हालांकि, ठीक है। और राज्यसभा जो है उसको मनी बिल 14 डेज में रिटर्न करना होता है, मैं बता चुकी हूँ। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द बजट शैल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड। तो जो भी एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइप के होंगे यानी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होकर दिखाना होगा। एक तो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा होगा एनी एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों में काफ़ी अंतर है और हमें मालूम है, ठीक है। अब जो है उसके अलावा एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बाकी एक्सपेंडिचर भी डिफ्रेंशिएट करना है। पीछे हमने कहा था कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दिखाने हैं, तो उसके अलावा रेवेन्यू और अदर एक्सपेंडिचर भी अलग अलग दिखाना होगा। तो जितना कैटेगराइजेशन हो सके वो करते हैं, ओके। एंड शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट by the parliament. तो expenditure charged on the consolidated fund of India shall not be submitted to vote by the parliament. However, it can be discussed by the parliament. तो डिस्कस किया जा सकता है यानी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन उस पर वोट नहीं किया जा सकता है। उसको उसके लिए मनी बिल अलग से लाया जाएगा, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि ये सभी प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि डिस्टिंग्विश करो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर वगैरह। तो कोई यूँ कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं। फिर आ जाते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। नाउ वी सी एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वो कौन से एक्सपेंसेस है दैट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो जाता तो CFI से ही है, लेकिन उस पर वोटिंग हो सकती है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उन पर वोटिंग नहीं हो सकती, हालांकि डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में। तो वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक तो है सैलरी और अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ लोकसभा का स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, ऑफ राज्यसभा का स्पीकर और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और पेंशन हो जाएगा ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज के तो सब एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेंशन जो है वो CFI से जाएगी, हाई कोर्ट जज की सिर्फ पेंशन जाएगी, बाकी सब एक्सपेंसेस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगे। उसके अलावा सैलरी एंड अलाउंस ऑफ CAG और यूपीएससी के सभी चेयरमैन और मेंबर्स, ठीक है, और लोकपाल। अब उसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस हैं दैट आर चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? वो होते हैं सैलरी और अलाउंस ऑफ ऑल द पर्सन्स जो काम कर रहे हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, इन UPSC, इन द CAG। तो इन सभी की पर्सन्स की सैलरी, जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, उनकी सैलरी
फिर है डेट चार्जेस या सिंकिंग फंड या रिडम्पशन चार्जेस या कोई भी और एक्सपेंसेस जो लोन रेज करने में, रीपे करने में खर्च हुए हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे, तो यानी डेट चार्जेस। फिर आ जाएगा कोई भी कोर्ट की डिक्री या ट्राइब्यूनल की डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, या कोई भी और ऐसा एक्सपेंस जो कि पार्लियामेंट ने कह दिया विल बी चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट विल बी चार्ज्ड। तो ये बहुत ही सिंपल से कुछ एक्सपेंसेस हैं, सैलरी अलाउंस और कुछ पर्सन्स, और उसके अलावा पेंशन्स वगैरह के बारे में बात कर देना, और उसके अलावा जो भी एडमिन एक्सपेंसेस हैं, लोन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो लोन लेना हो चाहे वो वापस करना हो, और ये सब चीज़ें होगा। कंसोलिडेटेड फंड बेसिकली गवर्नमेंट का कोष होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, जिसमें कि पब्लिक का पैसा आता या जाता है। यहाँ पे पब्लिक के पैसे के अलावा जो भी पैसा होता है वो आता या जाता है, ठीक है। जैसे हमने लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो पब्लिक का पैसा नहीं है, तो कंसोलिडेटेड फंड में आया, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हैं वो यहीं से ही किए जाएंगे। अब हम आ जाएंगे स्टेजेस इन एनैक्टमेंट ऑफ बजट, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस हैं, बेसिकली 6 हैं। प्रेजेंट करेंगे बजट को, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ उसको स्क्रूटनाइज करेंगे क्योंकि हमारे एमपीज़ के तो बस की है। फिर आएगा डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट करना, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, हमें पता है किस लिए होता है अप्रोप्रिएशन बिल, जो भी एक्सपेंसेस है CFI से, उसके लिए हमने अभी ऊपर कहा था कि कोई भी और एक्सपेंडिचर जो कि पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया हो कि CFI से होगा, तो ये अप्रोप्रिएशन बिल उसी के लिए लाया जाता है कि इसमें पार्लियामेंट बताएगा, यानी गवर्नमेंट बताएगी पार्लियामेंट को कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो CFI से किए जाएँ। और फाइनली पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, हो सकते हैं या तो मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल 1 या फिर फाइनेंशियल बिल 2। तब हम आ जाते हैं पहली स्टेज पर, विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम पहले स्टेज पे, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बेसिकली अब वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और कन्वेंशन है, ये कहीं मेंशन नहीं है, कन्वेंशनली अब 1 फेब को डिस्कशन के लिए, यानी फर्स्ट स्टेज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे। और बजट को ज़रूरी नहीं है एक ही बार में इंट्रोड्यूस किया जाए, इट कैन ऑल्सो भी प्रेजेंटेड इन द हाउस इन 2 और मोर पार्ट्स, और हर एक पार्ट को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक बजट खुद में है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेज पर कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं है, नो डिस्कशन ऑन द डे इट इज़ प्रेजेंटेड, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट स्पीच देते हैं, एंड ऑल दिस इज़ डन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं, और स्पीच के अंत में द बजट इज़ लेड बिफोर द राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस इट, ठीक है। और उस पर अभी वोट करने की उसको पावर नहीं है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट करने की पावर राज्यसभा को नहीं है। और बेसिकली स्पीच के बाद कुछ बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। उसमें क्या क्या है, एक तो है बजट स्पीच, दूसरा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जानते हैं जो इनकम्स के और एक्सपेंसेस के होते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल यानी वो बिल्स जो कि रिलेट करते हैं ऑन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर है फाइनेंस बिल जो हम पढ़ के आए हैं पीछे 1 और 2। उसके अलावा जो FRBM एक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही चीज़ें मेंशन है कि बजट स्पीच होनी चाहिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स होने चाहिए, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल होने चाहिए। तो स्पीच, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल, ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंस बिल। उसके बाद हम आ जाते हैं FRBM एक्ट क्या कहता है, कौन सी चीज़ें शुड बी लेड बिफोर दी पार्लियामेंट अलॉन्ग साइड द बजट। तो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिर है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, और तीसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक यानी मैक्रो इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो स्टेटमेंट, दूसरा होगा फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट
फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो अब गवर्नमेंट की क्या फिजिकल पॉलिसी रहेगी वो बताना होगा। मैक्रो इकोनॉमी पे क्या हमारा फ्रेमवर्क है, क्या हम फॉलो करते हैं, हमारे ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स वो बताने होंगे। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, तो ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी बतानी होगी। तो फिजिकल पॉलिसी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी मैक्रो इकोनॉमी में हमारे क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क है। इसके अलावा और क्या क्या बजट डॉक्यूमेंट्स में आता है, एक्सपेंडिचर बजट आता है, रिसीट्स बजट आता है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल, कैसे कैसे कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। फिर है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल, यानी फाइनेंस बिल तो हमने ऊपर कह दिया, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत हो तो वो। इसके अलावा बजट एट अ ग्लांस और आउटकम बजट, ये कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए। ये 12 स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। शुरू से देखें, बजट की स्पीच होनी चाहिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल। फिर FRBM एक्ट कहता है मैक्रो पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, फिजिकल और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। फिर आएगा क्या एक्सपेंडिचर होने चाहिए बजट से, क्या रिसीट्स होनी चाहिए बजट में। इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स की प्रोफाइल देनी पड़ेगी और मेमोरेंडम जो कि फाइनेंस बिल के साथ जाएगा, जो हमने ऊपर कहा अभी फाइनेंस बिल, ठीक है। बजट एट अ ग्लांस और आउटकम बजट, ठीक है। पहले इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट होता था पार्लियामेंट में ही अलॉन्ग विद द बजट, लेकिन अब इसको 1-2 दिन पहले ही रिलीज़ कर देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रिपेयर करती है और जो भी हमारी स्टेटस रहा है इकोनॉमी का वो बताया जाता है उसमें। फिर आ जाएंगे हम जनरल डिस्कशन स्टेज पर, ये दोनों ही हाउसेस में होता है, ठीक है। तो पहले में हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन के बाद कोई डिस्कशन नहीं होता। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, कोई वोटिंग नहीं होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, यानी ग्रांट्स पे तो राज्यसभा कभी वोटिंग नहीं कर सकती, सिर्फ डिस्कस कर सकता है। फिर आएगा जनरल डिस्कशन, दोनों ही हाउसेज में जनरल डिस्कशन तो होगा ही, ओके। लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन, लेकिन कोई कट मोशन नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ना ही वोटिंग हो सकती है, अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन चल रहा है तो सिर्फ जनरल डिस्कशन ही होगा, ओके। एंड फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्लाई देना होगा जो भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगले उस पर आ गए हम, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़। तो हम देखेंगे कि कैसे स्क्रूटनी की जाएगी। हमने देखा है कि 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में और वो एग्ज़ामिन करती हैं अपने रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड जो भी उनको एनालाइज करना है वो चीज़ें, ठीक है। और फाइनली द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम जो है वो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था और उस बाद में एक्सपैंड भी किया गया था। अब ये बहुत अच्छा सिस्टम है इन द सेंस कि ये काफ़ी डिटेल में और एक्सपर्ट सलाह के हेल्प से जो बजट है उसके प्रोविजंस को डिस्कस कर सकता है, जो कि हाउस एज अ होल नहीं कर सकता। अब जब तक कि स्क्रूटनी हो रही है बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, हाउस जो है वो अडजर्न्ड रहता है, ठीक है। ये 3 से 4 हफ्ते के लिए अडजर्न्ड रहता है एंड इन द मीन टाइम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको एनालाइज करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब हम वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स पर। नाउ इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा जो है वो वोटिंग टेकअप करता है, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी की हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं तो लोकसभा जो है ग्रांट्स पर वोटिंग करेगा और मिनिस्ट्री वाइज जो है वो ग्रांट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स, और उसके बाद वोटिंग होगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया, वोटिंग सिर्फ लोकसभा में हो सकती है और दूसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। और सिर्फ वोटेबल पार्ट ऑफ बजट पर ही वोटिंग हो सकती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड है वगैरह है जिन पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए उन पे वोटिंग नहीं की जाएगी। अब हर एक डिमांड पे सेपरेटली वोटिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है डिटेल्स में बजट का,
तो जनरल डिस्कशन पहले हुआ था। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जनरल डिस्कशन भी किया जा सकता है, और इसी स्टेज पर यानी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स वाली ही स्टेज पर कट मोशन भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कट मोशन हम सबको मालूम है, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन है या टोकन कट मोशन है। कोई भी कट मोशन पास होता है तो ये जो है अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, एंड ये क्वेश्चंस रेज करता है ऑन कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट होल्ड्स, और उसका रेजिग्नेशन हो सकता है। तो डेफिनेटली नहीं होता है, कट मोशन पास होने से हो सकता है अगर वो कॉन्फिडेंस में पास नहीं हो पाए, बट अगर कट मोशन इंट्रोड्यूस हो गया, इसका इंट्रोड्यूस यानी पास हो गया, तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट लैक्स कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, या प्रेसिडेंट कैन आस्क कि भाई अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो। अब टोकन कट मोशन के बाद ये हमने बता दिया कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस के लिए होता है। कोई भी कट मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए वो केवल एक डिमांड के लिए होना चाहिए, मल्टीपल्स के लिए नहीं हो सकता है, डिफेमेटरी नहीं हो सकता है, कोई सजेशन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कट मोशन में, ना ही कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं, ठीक है। एंड जो इट शुड नॉट रेफर टू अ मैटर दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट रिलेट टू एनी एक्सपेंडिचर चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि इस पर तो कोई वोटिंग हो ही नहीं सकती है। और इट शुड नॉट रिलेट टू तो जिस पे वोटिंग नहीं हो सकती बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो उस पर कोई कट भी तुम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, वो वैसा ही रहेगा। फिर है इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, कोर्स प्रिविलेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा मैटर जिस पे डिस्कशन या डिसीजन लिया जा चुका है ऑन इन द सेम सेशन, और इट शुड नॉट रिलेट टू एनी ट्रिवियल छोटा सा मैटर, और कैरेक्टर या कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम कट की बात कर रहे हैं, ग्रांट्स में कट की ही बात होगी, किसी का कैरेक्टर बीच में नहीं लाया जाएगा ना। सिग्निफिकेंस ऑफ कट मोशन, it lies in facilitating the initiation of concerned discussion, concentrated discussion होता है। अब कट मोशन लाना है इस स्टेज पे तो डिस्कशन काफ़ी डिटेल्ड होता है, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ, और डिस्कशन इसलिए भी स्टेज पे बेटर हो सकता है क्योंकि अब हमारे पास कमिटीज़ की भी रिपोर्ट्स हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे रियल मायनों में अपहोल्ड की जा सकती है, ऑल्दो रियल उसमें देखा जाए तो कट मोशन की इतनी यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ ये मूव होते हैं, डिस्कस होते हैं, और पास नहीं किए जाते हैं अक्सर, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी इंजॉय करती है। लेकिन अगर ये पास हो गए, जैसा कि मैंने कहा, इट brings a question on the confidence that government holds, and it may lead to its resignation, not definitely may lead. तो कट मोशन may lead to resignation. अच्छा ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड, चाहे डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है, लास्ट डे पे पास होना ही होना ज़रूरी है। तो अगर पूरा डिस्कशन नहीं हुआ तो गिलेटाइन मोशन के रहते हम पूरा बजट को पास कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन बिल पर। अब एप्रोप्रिएशन बिल यानी बिल फॉर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मनी बिल, और कोई भी पैसा अगर निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चाहे वो चार्ज है या फिर मेड फ्रॉम है, किसी भी एक्सपेंडिचर से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना है, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए ही चाहिए। अब अप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या हम प्रेजेंट करेंगे? एक तो होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स वोटेड बाय लोकसभा, तो जो पीछे ग्रांट्स के लिए वोटिंग हुई है, जो अप्रूव हुए हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। और दूसरा होगा कोई भी एक्सपेंसेस जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इन पे कोई वोटिंग तो होती नहीं है, डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो और ग्रांट्स पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती है जो कि या तो इसका अमाउंट वेरी कर दे, या फिर कहाँ पे पैसा जा रहा है वो चीज़ को वेरी कर दे, यानी डेस्टिनेशन को वेरी कर दे,
या फिर कोई भी अमाउंट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको बदल दे, तो ये चीज़ें, इसकी अमेंडमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। और ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा आफ्टर इट इज़ असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया, पास हो गया, असेंट दे दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा तब तक नहीं निकाल सकती है जब तक कि ये अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी एक्सपेंस टू बी चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए भी अलग से मनी बिल ही इंट्रोड्यूस होगा। ओके, फिर आ जाते हैं हम वोट ऑन अकाउंट पर। वोट ऑन अकाउंट हम जानते हैं जब तक बजट पास नहीं होता है 2 महीने के लिए, तब तक गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है फॉर इट्स एक्सपेंडिचर्स। ओके, एंड जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उनका 1/6 पैसा निकाला जा सकता है आफ्टर द जनरल डिस्कशन ओनली, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट भी जनरल डिस्कशन के बाद ही हो सकता है। जनरल डिस्कशन जो सेकेंड स्टेज थी, यानी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में डिस्कशन से पहले वाली स्टेज पर। ओके, फिर आ जाते हैं पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंशियल प्रपोजल्स को इफेक्ट में लाने के लिए होते हैं और दे आर सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशंस एप्लीकेबल टू द मनी बिल। और जैसे कि हमने पढ़ा था, मनी बिल इज़ अ फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल को पास करने के लिए जितने भी मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। और प्रोविंशियल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंस बिल इट मस्ट बी इनैक्टेड विद इन 75 days। दैट इज फाइनेंस बिल को जो है पार्लियामेंट को 75 दिन में पास करना ही करना है। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली है, 75 दिन फाइनेंस बिल, ठीक है। और फाइनेंस एक्ट इट लीगलाइजेज द इनकम साइड ऑफ द बजट। ओके, तो जो अप्रोप्रिएशन बिल था वो लीगलाइज करता है एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट को, वहीं फाइनेंस बिल जो है वो लीगलाइज करता है द इनकम साइड ऑफ द बजट। अब बाकी के ग्रांट है हमने पढ़े हैं, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट है अगर अमाउंट इनसफिशिएंट पड़ा, एडिशनल ग्रांट है कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस की उसके लिए, एक्सेस ग्रांट है विच इज स्पेंट ऑन कोई भी सर्विसेज पे एक्सेस में स्पेंड हो चुका है तो ठीक है। एडिशनल ग्रांट जो है एक्सपेंडिचर से पहले लिया जाता है, आई एम सॉरी, सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो एक्सपेंडिचर होने के पहले लिया जाता है, जब हमें पहले पता चल गया कि इनसफिशिएंट है। और एक्सेस ग्रांट जो है वो एक्सपेंडिचर हो चुका है उसके बाद होता है, ठीक है। It is after the financial year before the demand for excess grants are submitted to the Lok Sabha, they must be approved by Public Accounts Committee। तो ये एक पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड है, अगर हमें एक्सेस ग्रांट चाहिए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को उसको अप्रूव करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ब्लैंक चेक की तरह होता है कि हम अमाउंट सर्टेन नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो उसके लिए होता है वोट ऑफ क्रेडिट। फिर आ जाएगा एक्सेप्शनल ग्रांट इज अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस। तो करंट सर्विस का कोई भी पार्ट नहीं है, एक्सेप्शनल है, ठीक है, एडिशनल नहीं है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है। ओके, फिर टोकन ग्रांट सिर्फ रीअप्रोप्रिएशन होता है, एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह डाल दिया, कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम फंड्स के बारे में बात करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 3 काइंड्स ऑफ फंड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये 3 फंड्स के बारे में मेंशन है। 266 आर्टिकल में मेंशनड है अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और कंटिंजेंसी फंड के बारे में मेंशनड है इन आर्टिकल 267, और इन सभी को ऑडिट करता है CAG। एनी विच वे, अब हम बता चुके हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट क्या होता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंडिचर से कंसर्न होता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, और फाइनेंस अकाउंट जो है रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, और मेनली गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है टैक्स वगैरह से आता है। और
अब हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 क्या कहता है। इसमें जो भी लोन्स गवर्नमेंट ने रेज किए हैं या दिए हैं और उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या फिर कोई भी सेज अगर पार्लियामेंट कहता है कि इसमें डाला जाए या फिर प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, वो सब यहाँ पे आएगा। बेसिकली जो पैसा सरकार का अपना है, जो पब्लिक का पैसा नहीं है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसमें से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, हम पढ़ के आए हैं। और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर 3 बिल्स लेके आते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 की, जो कि न केवल हमें ये बताता है कि कितना खर्चा और इनकम हुआ, बल्कि ये भी बताएगा कि हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पर, ठीक है। ये बेसिकली पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए पैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेविंग्स अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंटल और मिनिस्ट्रीज जो उनके डे टू डे फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो आता है पब्लिक अकाउंट में। कोई स्पेशल ग्रांट नहीं है जो कंसोलिडेटेड फंड से जाए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मनी है, वो यहाँ पर आएगा। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पैसा है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी जा सकता है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ बीन क्वाइट इन न्यूज़। उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल कैलामिटी एंड कंटिंजेंसी फंड पर, ठीक है। उसमें कंटिंजेंसी कैलामिटी एंड कंटिंजेंसी फंड को कंटिंजेंसी अकाउंट ऑफ इंडिया से कंफ्यूज ना किया जाए। फिर स्मॉल सेविंग्स यहाँ आएगी, डिफेंस का फंड यहाँ पे आएगा, प्रारंभिक शिक्षा कोष, मनरेगा, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, वो सब यहाँ पे आएगा। इसमें से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए है या पब्लिक का पैसा है। हर चीज़ में हम पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम कंटिंजेंसी फंड पे, जो कि 267 का पार्ट है। इसमें बस एक सिंपल सी बात है कि ये प्रेसिडेंट के पास रहता है और इसमें से भी खर्चा करने के लिए कोई पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब पार्लियामेंट की परमिशन सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड के लिए चाहिए। इंटरिम बजट के बारे में थोड़ा बताऊं तो इंटरिम बजट जो होता है इनकम और एक्सपेंसेस फॉर इंटरिम पीरियड होता है। वोट ऑन अकाउंट जो होता है सिर्फ एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम पैसा निकालते हैं, इसमें इनकम का कुछ रोल नहीं होता है। दूसरा आ जाएगा बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा गवर्नेंस का एक साइन होता है। अच्छा, जब हम कंटिंजेंसी फंड की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे है, वो बेसिकली उसे होल्ड करता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और खर्चा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ काउंसिल की एडवाइस पे ही सब कुछ करता है।